Hello students, welcome back in online teaching class, NCERT syllabus, biology and 12th standard, lesson number 6, molecular basis of inheritance. I explain the molecular helix structure of the DNA. Now today I explain you the packaging of a DNA helix. Okay students, let's start this lesson. This lesson is difficult, so you try to understand it in a easy way. What I am teaching you, you try to understand this, all these structures with diagrams, and then we take at first the diagram of the nucleosome. Then at first, what is the nucleosome? All living organisms start their life process from a cell, and cell has a nucleus in its center, and its nucleus has a center. This is called the nucleosome. Okay student, nucleosome. A nucleosome has a DNA and RNA genetic material inside it. Okay, and DNA made a chromatin and chromosomes made chromatins. Like this structure is completely done in the nucleosome. Okay, then understand what is the nucleosome. Now the structure of the nucleosome, what I said you, that this is a nucleosome and DNA occurs here in a helix structure form, and its head is called the histone. Okay, what are the histone? DNA has the negative charge. Okay, and stones are the proteins. Okay, and proteins has the plus charge. These proteins are called the histones. Okay, and its head is the stones where it received the DNA. This is called the histone octamer, and this is complete radius is called the core of histone molecule. Understand student? So like this I explain you the diagram of nucleosome. Now let's we take the packaging of the DNA helix, molecular theory, and the two continuous base pairs distance is 0.34 nanometer and 10 raised to power -9 meter. If the length of DNA double helix is typical mammalian cells. Okay, mammalian cells के अंदर DNA की डबल हेलिक्स जो चेन होती है यह बहुत टिपिकल होती है, क्योंकि उनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो होता है मल्टी सेलुलर और मल्टी टिश्यू लेवल्स का होता है. उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसकी वह कहलाती है 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर 9 बेस पेयर, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.34 इंटू 10 रेज टू पावर -9 पर मीटर पर बेस पेयर. क्यों करते हैं इससे? क्योंकि ये डिस्टेंस जो होती है दो पेयर्स जो होते हैं, ये दो पेयर के बीच वाली, इसको किया जाता है इसकी लेंथ के साथ में मल्टीप्लाई. तो यह कंप्लीट इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसकी लेंथ कितनी है यहाँ आ जाएगी, और यहाँ आती है 2.2. इसके अंदर जितनी भी मैमेलियन सेल्स होती है उनके DNA हेलिक्स की जो पैकेजिंग होती है उसकी लेंथ जो होती है वह यह आती है. ठीक है, और वह क्या होता है जो डायमेंशनल टिपिकल न्यूक्लियस इसका जो होता है अप्रोक्सीमेटली उसकी 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर की लेंथ होती है. तो हम इसे पॉलीमर पैकेजिंग क्यों बोलते हैं सेल्स के अंदर? क्योंकि जो हायर एनिमल्स होते हैं मैमल्स वगैरह उनमें हायर टाइप की जो सेल होती है वो पूरी यूकैरियोटिक होती है, लेकिन जो कोलाई बैक्टीरियास वगैरह होते हैं उनमें थोड़ी प्रोकैरियोटिक टाइप्स की सेल होती है. न्यूक्लियोसोम्स जो होता है वह वेल डेवलप नहीं होता है, लेकिन इनके अंदर DNA की लेंथ जो होती है 1.36 मिलीमीटर्स होती है. तो हम इसका बेस पेयर क्या है वो जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया था तो उसके हेलिक्स के बीच की डिस्टेंस लेकर के और लेंथ लेकर के वैसे हम इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं. DNA जो होता है वह पूरी सेल्स के अंदर स्केल्ड नहीं होता है. मैंने बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल DNA, और DNA जेनेटिक मटेरियल जो होता है मेमेलियन ऑल मेमेलियन हायर्स यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उनके लिए होता है, लेकिन जो वायरस वगैरह होते हैं उनके अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल्स होता है. तो यहाँ पे हम बात करें DNA हेलिक्स की, तो इसमें मैंने बताया था कि DNA जो होता है वह नेगेटिव चार्ज का होता है, और इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं हम? हिस्टोन्स. ओके, और जितने भी यूकैरियोटिक्स होते हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स टाइप की सेल्स होती है.
इसलिए वह उनका जो प्रोटीन बेस्ड जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है वो हिस्टोन कहलाता है। और वह न्यूक्लियोसोम्स के अंदर मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया था। फिर बताया था कि क्रोमोसोम्स, डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम्स होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह एमिनो एसिड्स जो होते हैं वह पॉजिटिव चार्ज को लेकर के साइड में चेन बनाते हैं, उस हिस्टोन्स के वहाँ पर मोलेकुल्स आकर के कवर होते हैं। तो इस तरह के देखिए यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स हुए। और जब यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर आपको ब्लैक ब्लैक डॉट के रूप में दिख रहे हैं यह क्रोमेटिन्स है। ओके, तो क्रोमेटिन्स का वेब होता है कौन सी जो हायर एनिमल्स की सेल जो होती है उसके अंदर, और वह हिस्टोन ऑक्टेमर के यहाँ पर आता है। वो डीएनए नेगेटिव चार्ज वाला होता है, इसके ऊपर प्रोटीन जो होते हैं वह हिस्टोन कहलाते हैं, पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। और यह प्रोटीन ही जो होता है यह मिलकर के दोनों के दोनों मिलकर के इसका न्यूक्लियोसोम्स के यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसा मैंने आपको फिगर अभी 6.4 में बताया था किस तरह का कॉम्प्लेक्स था, वो सभी क्रोमोसोम्स थे। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वह रिपीटिंग यूनिट करके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो क्रोमेटिन कहलाता है। यह जो होता है एवरी स्पीसीज के अंदर इसके फिक्स नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो होता है क्रोमेटिन। जैसे ह्यूमन के अंदर होते हैं 46। और इसकी स्ट्रिंग्स कैसी दिखती है, जैसे अपन बीड्स ऑफ स्ट्रिंग, एक मोती की माला के अंदर मोती पिरोते, तो उस तरह के हमको यहाँ पे क्रोमेटिन का वेव दिखता है। यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के अंदर इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ऑब्जर्व किया गया है। देखिए ये बीड ऑफ पर्ल जो होते हैं ना, बीड्स वगैरह, तो उसकी इस तरह से स्ट्रिंग के रूप में दिख रहा है ना। ये क्रोमेटिन से जो डीएनए के ऊपर पाए जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ के क्रोमोसोम्स नंबर जितने होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्रोमेटिन्स होते हैं। यह इसका इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर था। इस तरह से आपको समझ में आ गया कि क्रोमेटिन जो होता है वह फाइबर स्ट्रक्चर होता है, और वह जो मेटाफेज जब माइटोसिस डिवीज़न जो स्टार्ट होता है किसी भी सेल का 1 to 2 सेल्स में सेल डिवीज़न, तो उसके अंदर प्रोफेज और मेटाफेज के अंदर जो होते हैं क्रोमेटिन्स जो होते हैं वह अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये ताकि वो बीच में आकर के जो इस तरह से डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स का, इसके अंदर यहाँ पे ये डबल वाले ये होते क्रोमोसोम्स। और जब इसके अंदर मेटाफेज जब आती है तो सेल्स के इस तरह से क्रोमोसोम्स जो है डबल वाले ये डिफरेंट अलग अलग एक पेयर्स के अंदर आ जाते हैं, दोनों सेपरेट हो जाते हैं सिंगल हेलिक्स में, तो यह कहलाता है क्रोमेटिन। तो मेटाफेज के अंदर क्रोमेटिन जो होते हैं वह सीन होने लगते हैं, और यह पैकेजिंग लेवल के अंदर प्रोटीन्स को कलेक्टिवली कर करके इसका हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वह बीड्स के टाइप दिखता है। अब इसके अंदर जो प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वे कलेक्ट हो जाते हैं सेट ऑफ प्रोटीन के रूप में, तो वह उनका जो स्ट्रक्चर होता है वह नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कहलाता है। ये टिपिकल न्यूक्लियस बनता है इससे, जब लूजली जो पैक्ड होते हैं इसके अंदर, यह नॉन हिस्टोन क्रोमेसेल्स के अंदर जब लूजली पैक्ड होते हैं क्रोमेटिन, ठीक है, कि यहाँ पे ये सेल है इसके अंदर लूजली पैक्ड है, क्रोमेटिन दूर 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 नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लूजली पैक्ड है। तो यहाँ पे इनके ये वाले होंगे लाइट स्टेन के, उसे हम बोलते हैं यू क्रोमेटिन। और जब ये क्रोमेटिन यहाँ पे पास आ जाएंगे, डेंसली पैक्ड होंगे और थोड़े डार्क कलर के स्टेन के होंगे, तो ये कहलाते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से यहाँ पर क्रोमेटिन्स भी 2 टाइप के हो गए, लाइट स्टेन वाले और लूजली पैक्ड यूकोरिएटिन, और डार्क स्टेन वाले डेंसली पैक्ड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होते हैं वह ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, और हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल मैंने आपको बताया कि डीएनए, तो डीएनए की यहाँ पर डिस्कवरी कैसे हुई थी। मैंने आपको लेसन 6 में बताया था कि मेंडल ने बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है जो उसके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफ़र होता है, और उसके कैरेक्टर जो होते हैं सेम कॉपी वाले डीएनए के उनके पेरेंट्स के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से जब न्यूक्लियन जो थी इसकी डिस्कवरी हुई थी, तो मिस्टर ने बहुत सारे इसके अंदर प्रपोजिशंस रखे थे, इसके प्रिंसिपल्स रखे थे, मेंडल ने इसके इनहेरिटेंस लॉ दिए थे, और इस तरह से यह प्रूफ हो गया था कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है और उसकी डिस्कवरी हो गई थी। लेकिन इसके अंदर इनहेरिटेंस किस लेवल से आता है, मोलेकुलर लेवल क्या है इसका, तो यह फाइंड हुआ था 1926 से। जो प्रीवियस स्टडी जो की थी जॉर्ज मेंडल ने, वोल्टन सोटून ने और मॉर्गन ने
उन सभी साइंटिस्ट के बेस को लेकर ही क्रोमोसोम्स की जो है मोलिकुलर स्टडी स्टार्ट हुई थी कि जेनेटिक मटेरियल क्यों है, इसका कौन सा प्रिंसिपल है। और इसके अंदर सबसे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मिक प्रिंसिपल जो था वह ग्रिफिथ जो थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर 1928 के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर? रेड्स के ऊपर। रेड्स, इसमें उन्होंने रेड्स में भी इंजेक्ट किया था। और यह जो था, कौन सा बैक्टीरिया उन्होंने इंजेक्ट किया था? वह था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, जो न्यूमोनिया डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होता है। तो इस बैक्टीरिया की जो होती है उन्होंने फाइंड की थी कि इसकी 2 स्ट्रेंथ्स होती है। एक तो होती है एस स्ट्रेंथ, एक होती है आर। जो एस होती है वह स्मूथ होती है और आर जो होती है वह रफ। एस स्ट्रेंथ जो होती है वह रेस्पॉन्सिबल होती है माउस में निमोनिया देने के लिए, क्योंकि वह पॉलीसेकेराइड्स कोट की बनी हुई होती है। और आर स्ट्रेंथ जो होती है वह पॉलीसेकेराइड्स की नहीं बनी होती है। इसके लिए यह जो होती है यह वायरुलेंट नहीं होती है। यह जो होती है यह डिजीज़ नहीं देती है उसमें माइस के अंदर निमोनिया की, ठीक है। जबकि एस वाली जो है वह डिजीज़ देती है, ठीक है। यह स्मूथ स्ट्रेंथ होती है और इसके अंदर क्या होती है, मैंने क्या बताया था, इसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स की कोड होती है, ठीक है, एस स्ट्रेंथ के अंदर। और यही जो होती है वायरुलेंट होती है, जो माइस के अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है निमोनिया इन्फेक्शन के लिए। तो इस तरह से उन्होंने ये दोनों स्ट्रेंथ्स लेकर के बैक्टीरिया की और माइस के अंदर इंजेक्ट की थी। तो उन्होंने सबसे पहले एस स्ट्रेंथ, मैंने कहा कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है? वायरुलेंट, ये वाली। तो इसको इंजेक्ट की थी माइस के अंदर, तो माइस निमोनिया हो गया था उसको और वो उससे डेड हो गया था। उन्होंने आर स्ट्रेंथ इंजेक्ट की, तो क्योंकि वह रिस्पॉन्सिबल नहीं थी निमोनिया के लिए, इसके लिए माइस जो था वो लाइव हो गया। फिर उन्होंने यही सेम एक्सपेरिमेंट क्या किया था, इसमें थोड़ा चेंजेस कर लिया था कि उन्होंने फिर से जो एस स्ट्रेन जो थी, जो रेस्पॉन्सिबल होती है निमोनिया के लिए, तो उसको हीट कर दी थी। हीट करके माइस के अंदर इंजेक्ट की, तो देखा कि माइस वहाँ पर डेड नहीं हुआ है, वो लीव ही रहा है, ठीक है, वो बच गया। फिर उन्होंने एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों को हिट की, इसमें एस स्ट्रेन को तो हिट की, ठीक है, और लेकिन आर स्ट्रेन को ऐसे ही इंजेक्ट कर दी माइस में, तो माइस डेड हो गया। जबकि वो एस स्ट्रेन तो हिट की हुई थी, यहाँ पर माइस लाइव था, फिर भी क्यों माइस डेड हुआ? इसका रीज़न था कि आर स्ट्रेन जो थी उसके अंडर ट्रांसफॉर्मिंग जो था, इसका डीएनए ट्रांसफ़र हो जाने से वह वायरुलेंट हो गई थी। जैसे ही उसको हिट किया गया तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन जो बैक्टीरिया था, जो न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वह आर के अंदर मिक्सअप हो गया। मिक्सअप होने से इसके अंदर चला गया था, जिसके अंदर माइस डेड हो गया था। और इसको बोलते हैं आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। वो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से इसके अंदर आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफॉर्ड हो गया था। और यह प्रिंसिपल कहलाता है ट्रांसफॉर्मिक प्रिंसिपल, जिसके अंदर एस स्ट्रेन जो था वह तो एनेबल था, लेकिन आर स्ट्रेन जो था उसने उसके ट्रांसफॉर्मेशन से एस के खुद ही पॉलीसेकेराइड कोड बना ली थी, जिससे वह भी वायरुलेंट हो गया था और इसीलिए यह निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया और माइस में इंजेक्ट करने से माइस डेड हो गया था। तो इस तरह से बायोकेमिकल नेचर जो था, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, वह इसमें डिफाइन तो नहीं हुआ था एक्सपेरिमेंट से, लेकिन ट्रांसफर्ड किस तरह से होता है जेनेटिक मटेरियल का, यह ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करके एक बेस दे दिया था, जिससे आगे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की थियरी